तो आज हमारे देश के दो महानतम नेताओं का जन्मदिन है। एक तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री जवाहरलाल शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री। तो इनका जन्मदिन है दोनों का ही। तो गांधी जयंती और शास्त्री जयंती की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम ये चाहेंगे और मतलब हम सभी लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि इनके दिखाए हुए मार्ग पर, इनके दिखाए हुए रास्तों पर चलने का प्रयत्न करें और अपने समाज और अपने देश में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की कोशिश करें और देश और समाज को आगे ले जाने की भी कोशिश करें। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को गांधी जयंती और शास्त्री जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 2 अक्टूबर 2024 वेडनेसडे यानी बुधवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलने से पहले हम लोग एक बार आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेल लेके आए हैं। गांधी जयंती का मौका है तो 30% की आप लोगों के लिए स्पेशल सेल है। सभी कोर्सेज और पीडीएफ नोट्स पर 30% की आप लोगों को सेल मिल रही है, 30% का ऑफ मिल रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप हमारी वेबसाइट या ऐप पर जा सकते हैं और वहाँ पर से कोई भी कोर्स या पीडीएफ नोट्स आप ख़रीदना चाहें तो उसको कार्ट में ऐड करें, कोड का यूज़ करें स्पेशल 30, आपको 30% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। और ये सेल कल शाम से स्टार्ट की है, तो आज रहेगी और कल का दिन भी रहेगी। तो 3 अक्टूबर की रात को 12 बजे ये सेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो इस सेल का लाभ उठा सकते हैं। 30% ऑफ आपको यहाँ पर हमारे सभी कोर्सेज और पीडीएफ नोट्स में मिल रहा है। ठीक है, चलिए। और न्यूज़पेपर पर चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है प्रीलिम्स 2025 की, उसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि हमारी एक तो ऐसी टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आपको जनरल स्टडीज़ यानी कि जीएस, करंट अफेयर्स और सीसेट तीनों ही चीज़ें मिलती हैं। अवेलेबल ओनली एट 849 रुपीज़। ठीक है, सिर्फ 849 रुपीज़ में आपको मिलती है। 91 टेस्ट हैं, 5300 एमसीक्यूज़ आपको यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो एक तो ये टेस्ट सीरीज़ है। इसके बाद अगर आप लोग सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो आपके लिए 699 रुपीज़ में अवेलेबल है। इसके बाद अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ की लेना चाहते हैं तो दैट इज़ अवेलेबल ओनली एट 449 में अवेलेबल है। सिर्फ करंट अफेयर्स की लेना चाहते हैं तो अवेलेबल है ओनली एट 299 और सिर्फ सी सेट की लेना चाहते हैं तो दैट इज़ अवेलेबल ओनली एट 249। ठीक है, तो आप इनमें से जिस भी टेस्ट सीरीज़ में इंटरेस्टेड हैं आप लोग ज़रूर एनरोल कर लें। और मैं तो कहूँगा कि अगर इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द एनरोल कर लें, क्योंकि कुछ दिनों के बाद इनके प्राइजेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं और आपको अगर किसी भी तरीके की हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश सभी लोग करें। क्योंकि पिछले महीने का यानी कि सितंबर के महीने का मैंने जो कंट्रीब्यूशन हमारे पास आया है उसका मैंने डेटा आप लोगों को साथ कल शेयर किया टेलीग्राम चैनल पर, करंट अफेयर्स ओकुल वाला जो चैनल है वहाँ पर। और हमने वहाँ पर देखा कि सिर्फ 28 लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन का अमाउंट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है और सिर्फ 28 लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 400-500 लोग एटलीस्ट वीडियोस को देखते हैं, उनमें से अगर 200-300 भी अगर यूनिक व्यूवर्स हैं तो आप मतलब ये समझिए कि जितने लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं उनमें से हार्डली 10% लोग जो है इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं, इस बात को सीरियसली ले रहे हैं। जो कंट्रीब्यूशन वाली बात है ओनली 10%, आप इस बात को समझ सकते हैं। सिर्फ 10% लोग इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं, बाकी सब लोगों को वही है कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये सामने से आके खड़े होके बोलता रहता है, इसको बोलने दो। अगर ये सेशंस बंद भी हो जाएंगे इस चैनल पर या ये यूट्यूब चैनल बंद भी हो जाएगा, हमें कौन सा फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे चैनल हैं, कहीं से भी पढ़ लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है ना।
ठीक है, वो आप लोगों का रवैया है, उस रवैये को, उस सोच को बदल पाना आसान नहीं है, पॉसिबल तो नहीं है बिल्कुल भी, मैं ये कहूँगा, है ना। और फिर भी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को लगता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सेशंस यूट्यूब पर लंबे समय तक चलें, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, चलिए। और मैं तो यही कहता हूँ कि सिर्फ 10% ही क्यों, बल्कि जो 100% लोग हैं, जितने भी लोग चैनल पर, यूट्यूब पर इन सेशंस को देख रहे हैं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। मैं आपसे कोई बहुत बड़े अमाउंट की मांग नहीं करता। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी मुझे 500 रुपये दे, हर आदमी मुझे 1000 रुपये दे, नहीं। जितना भी आपको ठीक लगे, है ना, 20 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, जितना भी आपको ठीक लगे, जितने भी आपको ये कंटेंट वर्दी लगे कि ये कंटेंट की कीमत इतनी होनी चाहिए, ठीक है, कि इस कंटेंट से हमें जो हेल्प हो रही है उसकी वर्थ इतनी है, आप उस हिसाब से कंट्रीब्यूट कीजिए। प्लस पर मैं ये चाहूँगा कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें, अदरवाइज़ ये सेशंस यूट्यूब पर बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है। चलिए, अब हम लोग न्यूज़पेपर पर चलेंगे और आज के जो आर्टिकल्स हैं वो देखना शुरू करते हैं। तो ये आज का न्यूज़पेपर है और इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले पेज पर जो आपको इमेज दिख रही है वो बेसिकली प्रोजेक्टाइल्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा है जेरूशलम में। अब ये बेसिकली जो इशू है ना, पूरा का पूरा, ये जो मिडिल ईस्ट या जिसको हम वेस्ट एशिया कहते हैं, वहाँ पर ये इशू बड़ा हो गया है। ठीक है, इसराइल और फ़लस्तीन गाज़ा वाला इशू शुरू हुआ था, फिर इसराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक करना शुरू किया, है ना। लेबनान का जो बेसिकली हिजबुल्लाह वाला जो मिलिटेंट ग्रुप है उसके ऊपर, उसमें कई सारे उसके जो हिजबुल्लाह के प्रोमिनेंट लीडर्स थे, इंक्लूडिंग द चीफ नसरल्ला, वो मारा गया। अब उसके बाद हिजबुल्लाह जो है वो ईरान बैक्ड है, ईरान उसका एलाई है, तो अब ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया है। कई सारे मिसाइल जो हैं वो ईरान ने इसराइल के ऊपर छोड़े हैं। अब उसके बदले में इसराइल जो है वो ईरान के ऊपर रिटेलिएट करेगा। तो अब ये इशू बड़ा हो गया, ठीक है। और अब ये इशू बड़ा ही नहीं, बहुत बड़ा हो गया। आप इस बात को समझिए कि वेस्ट एशिया में अब ये कन्फ्लिक्ट इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला लगता नहीं है। और जिस समय फ़लस्तीन और मतलब ये फ़िलिस्तीन, गाज़ा और आप कह सकते हैं इसराइल का वॉर शुरू हुआ था पिछले साल अक्टूबर में, अब तो 1 साल होने को है, उस समय के बाद से भी ये चीज़ें लग रही थी कि अगर ये एस्केलेट होके लेबनान तक, हिजबुल्लाह तक जाता है तो कहीं ना कहीं ईरान इसमें ज़रूर इंटरफेयर करेगा। और वही हुआ, ठीक है, और वही हुआ। ईरान ने इसराइल के ऊपर कई सारे मिसाइल्स अटैक किए हैं, तो उसका रिटेलिएशन तो होगा। अब इसराइल जो है वो, क्योंकि इसराइल मिलिट्रली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल देश है, ठीक है, तो वो अब रिटेलिएशन करेगा ईरान के ऊपर। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एस्केलेट होंगी, ये इतनी जल्दी अब ये कन्फ्लिक्ट, ये इशू ख़त्म होने वाला नहीं है। ठीक है, आप इसराइल और गाज़ा वाला ही लेके चलिए, मतलब इसराइल और फ़िलिस्तीन, या जो इसराइल और हमास वाला इशू है, यही आप मान के चलिए कि पिछले 1 साल से, 1 साल होने को है, 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था, है ना। तो ये सारी चीज़ें अब होंगी। अब इसका असर ऑब्वियस सी बात है कि सिर्फ इन देशों पर या इन्हीं के आसपास वाले देशों पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ठीक है, इंडिया को मतलब इंडिया के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा, या अगर मैं वर्ल्ड ट्रेड को लेकर बात करूं तो सबसे बड़ा जो इशू आएगा वो अब फिर से जो रेड सी वाला रीजन है, ठीक है, या जो रेड सी वाला रूट है, वहाँ पर असर पड़ेगा फिर से। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा है कि ईरान वहीं पर है बिल्कुल, और अभी कुछ दिनों पहले भी वहाँ पर जो हाउथी रेबल्स थे उन्होंने किस तरीके से अटैक कर रखा था कई सारे शिप्स वगैरह के ऊपर, ये भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो अब जो ये रेड सी वाला ट्रेड रूट है ये प्रभावित होगा बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से जो वर्ल्ड ट्रेड है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा, और उसकी वजह से जो कमोडिटीज़ के प्राइजेज़ वगैरह हैं, ठीक है, ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शंस आएगा, और जो कमोडिटीज़ के प्राइजेज़ वगैरह हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली वही है कि अब ये लड़ाई झगड़ा तो ये आपस में कर रहे हैं 2-3 देश, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया के ऊपर होगा अब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बीच के पेजेस में ऐसा सच कोई खास आर्टिकल नहीं है, मैं आपको सीधे एक्सप्लेन पेज पर लेके चलूँगा।
एक्सप्लेन पेज के हमने 3-4 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहला आर्टिकल बात कर रहा है, एक नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट पेंडेमिक, कि अगर आने वाले समय में कोई इस तरीके का कोविड जैसा पेंडेमिक आता है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है। ठीक है, तो उसको लेकर नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल दिया गया है कि हाउ इंडियाज़ टेम्पल्स आर रन, कि भारत में जो टेम्पल्स हैं वो कैसे चलाए जाते हैं, उनको कैसे रन किया जाता है, उसके बारे में बात होगी। इसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल है माउंट एवरेस्ट को लेकर, कि नियर बाय रिवर कंट्रीब्यूट्स टू द राइज ऑफ माउंट एवरेस्ट। एक नई स्टडी में ये कहा गया है कि जो माउंट एवरेस्ट के आसपास की कुछ नदियाँ हैं उसकी वजह से माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ रही है। अब कैसे बढ़ रही है वो भी समझेंगे। और इसके बाद यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल का जिक्र किया गया है, क्योंकि आज ही के दिन 2 अक्टूबर 2014 के दिन ही स्वच्छ भारत मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था, तो उसके 10 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद एडिटोरियल और आइडियाज़ पेज पर यहाँ पर कोई खास आर्टिकल नहीं है, तो इनके बारे में देखने का कोई ऐसा सच सीन नहीं है। एक आर्टिकल मैं आपको इकोनॉमी वाले पेज पर ज़रूर कवर कराऊंगा, और ये है कि सेंटर रिकन्स्टिट्यूट्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसको यहाँ पर रिकन्स्टिट्यूट किया गया है, मतलब जो इसके एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं, तो नए एक्सटर्नल मेंबर्स यहाँ पर शामिल हुए हैं, तो वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलें एक एक करके देखना शुरू करते हैं, चलिए इन आर्टिकल्स को। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आर्टिकल, दैट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट पेंडेमिक, व्हाट नीति आयोग रिपोर्ट सेज। ठीक है, कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है कि किस तरीके से अगर आने वाले समय में या भविष्य में कभी भी कोई पेंडेमिक आता है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है। ठीक है, अब देखो कोविड के आउटब्रेक के, यानी कि कोविड जब हुआ उसके 4 साल के बाद नीति आयोग के द्वारा एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया जिसने रिकमेंड किया है सेटिंग अप अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू इफेक्टिवली मैनेज फ्यूचर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज और पेंडेमिक्स। ठीक है, एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया नीति आयोग के द्वारा और उसने रिकमेंड किया है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाया जाए ताकि भविष्य में होने वाली जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज या पेंडेमिक्स हैं उनको कैसे इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है, या उनको इफ़ेक्टिवली मैनेज करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाने का रिकमेंडेशन यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा जो एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है उसने दिया है। ठीक, अब इसमें कहा गया है पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स, दैट इज़ PPER फ्रेमवर्क। इसमें कहा गया है कि एक नया एक्ट होना चाहिए, दैट इज़ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट, PHEMA, एक नया एक्ट होना चाहिए, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अदर मेजर्स टू एंश्योर अ स्विफ्ट एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स विद इन द फर्स्ट 100 डेज ऑफ द आउटब्रेक। और इसके बाद बाकी कुछ और मेजर्स को, कुछ और कदमों का भी लागू होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ताकि ये इंश्योर, ये सुनिश्चित किया जा सके कि पेंडेमिक के, मतलब कोई भी अगर पेंडेमिक का आउटब्रेक होता है तो उसके पहले 100 दिन के अंतर्गत एक स्विफ्ट और इफेक्टिव रिस्पॉन्स हो। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए क्या कहा गया है, ये फ्रेमवर्क की बात की गई है, और इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत इस एक्ट की बात की गई है, और कुछ और मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने की बात भी की गई है। अब ये एक्सपर्ट ग्रुप जिसको बनाया गया था जून 2023 में, इसने अपनी रिकमेंडेशंस दी है किस आधार पर, ऑन द लर्निंग्स एंड चैलेंजेस ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक्स एंड अदर पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। ठीक है, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो भी चैलेंजेस आए या जो भी उससे सीख मिली उसके आधार पर इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी है, और जो बाकी पब्लिक हेल्थ क्राइसिस हुए हैं उसके आधार पर रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। द गवर्नमेंट स्टेटमेंट नोटेड that COVID-19 was undoubtedly not the last pandemic, and given the unpredictably changing planetary ecology, climate and human animal plant dynamics, new potentially large scale infectious threats to human health are inevitable। तो इसमें यह कहा गया है कि ऑब्वियस सी बात है कि कोविड-19 कोई दुनिया का आखिरी पेंडेमिक हो, ऐसा तो है नहीं कि अब ये पेंडेमिक आ गया तो इसके बाद दुनिया में कोई पेंडेमिक या महामारी होगी ही नहीं कभी, ऐसा तो है नहीं, पहली बात। और दूसरी बात ये कहा गया है कि जिस तरीके से प्लैनेट की इकोलॉजी,
क्लाइमेट बदल रहे हैं, ह्यूमन एनिमल और प्लांट के बीच का जो इंटरेक्शन है, जो डायनामिक्स है, वो चेंज हो रहा है, तो एक नया पोटेंशियली लार्ज स्केल इन्फेक्शियस थ्रेट्स टू ह्यूमन हेल्थ आर इनएविटेबल। तो एक और ज़्यादा बड़े स्तर पर, है ना, एक इन्फेक्शियस थ्रेट मतलब एक ऐसा संक्रामक खतरा या एक ऐसा थ्रेट जिसमें इन्फेक्शन फैलने का चांस हो ह्यूमन हेल्थ को, ये इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब है कि ये चीज़ तो होनी है, ठीक है, आज हो, कल हो, 10 साल बाद हो, 50 साल बाद हो, 100 साल बाद हो, कभी भी हो, होना ही है, होना है, ऐसा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, इस एक्सपर्ट ग्रुप ने अपनी जो रिपोर्ट दी है, दैट इज़ फ्यूचर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स आ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, इसको पब्लिश किया गया 11 सितंबर के दिन। तो इसमें जो की रिकमेंडेशंस दिए गए हैं उसकी अगर हम बात करें, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि PHAMA एक नए एक्ट को बनाने के लिए बात यहाँ पर की गई है। इसमें लिखा है कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज रिक्वायर गवर्नमेंट्स टू एक्सरसाइज स्पेशल पावर्स, ठीक है। जब भी कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी होती है तो उस समय सरकार को अपनी स्पेशल पावर्स का यूज़ करना होता है, जैसे कि लोगों की मैंडेटरी स्क्रीनिंग की जाती है ना, सभी लोगों की मैंडेटरी स्क्रीनिंग की जाती है, और फ्री मूवमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। यह आपने कोविड के समय में देखा है। अब कोविड-19 का जो पेंडेमिक था, उस समय 2 एक्ट के प्रोविजंस को लागू किया गया। एक तो था एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट ऑफ 1897 और दूसरा एक्ट था डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, दैट इज NDMA 2005। इन दोनों के प्रोविजंस को लागू किया गया, लेकिन ये जो लॉज या ये जो कानून हैं, ये पूरी तरीके से सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। जो ये एपिडेमिक्स डिजीजेज एक्ट था 1897 का, इसमें बेसिकली इस तरीके के जो टर्म्स हैं, जैसे डेंजरस, इन्फेक्शियस, कंटेंजियस डिजीजेज, एपिडेमिक, ये वर्ड्स इसमें है ही नहीं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें कोई ऐसा प्रोविज़न भी नहीं है फॉर द प्रोसेसेस रिक्वायर्ड फॉर डिससेमिनेशन ऑफ ड्रग्स एंड वैक्सीन्स, ठीक है, कि किसी को अगर कोई ड्रग्स देनी है, कोई वैक्सीन देनी है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, उसके बारे में भी इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है। साथ ही साथ जो क्वारंटीन मेजर्स होते हैं, जैसे अभी कोविड में तो ये बहुत चला है क्वारंटीन होना, है ना, तो क्वारंटीन के भी क्या मेजर्स होंगे, क्या तरीका होगा, वो भी इसमें कुछ नहीं दिया है। और साथ ही साथ जो बाकी अदर प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं जो लेने की ज़रूरत होती है, वो भी इस एक्ट में मेंशन नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो एक्ट के प्रोविजंस हैं, दे आर नॉट सफिशिएंट या नॉट सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें NDMA की, तो NDMA वॉज लाइकली नॉट डिज़ाइन टू कैटर टू हेल्थ इमरजेंसीज। अब जो NDMA बना था 2005 में, दैट इज़ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो वो हेल्थ इमरजेंसीज को कैटर करने या हेल्थ इमरजेंसीज को टैकल करने के लिए नहीं बना था, ठीक है। तो इसमें स्पेसिफिकली पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज या एपिडेमिक्स को डिफाइन किया ही नहीं गया है। ये सिर्फ कई तरीके के डिज़ास्टर, जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर्स, ठीक है, जो आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं, ये उनसे डील करने के लिए बना हुआ है या उनके ऊपर उनको मैनेज करने के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी इसमें एक इशू है। अब ये जो कमियां हैं, ये जो गैप्स हैं इन दोनों लॉज में, इनको कैसे दूर किया जा सकता है? एक नया लॉ, एक नया एक्ट बना के, ठीक है। द न्यू लॉ कैन एम्पावर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स to effectively respond to not just pandemics but also other kinds of health emergencies arising from non-communicable diseases, disasters और बायोटेररिज्म। तो ये नया जो कानून है, ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को, यानी कि केंद्र सरकार को और राज्यों की सरकार को, ये पावर या ये शक्ति दे सकता है कि वो इफ़ेक्टिवली रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। ना सिर्फ मतलब कोई पेंडेमिक होगा तो उसके अगेंस्ट तो ये रिस्पॉन्ड करेंगे ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार है, लेकिन जो बाकी तरीके की हेल्थ इमरजेंसीज होती हैं, कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं या कुछ डिज़ास्टर्स की वजह से कोई डिजीज़ेज़ हुई हैं या कोई बायोटेररिज्म की वजह से कोई डिजीज़ेज़ हुई हैं, तो उनसे भी ये हैंडल कर सकें, ठीक है। ऐसी पावर ये एक्ट जो है वो दे सकता है, ऐसा लॉ जो है वो बनाया जाए, ये यहाँ पर इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया है, ठीक है। इसके बाद आगे बात कर रहे हैं एम्पावर्ड पैनल ऑफ सेक्रेटरीज। अब इस रिपोर्ट में प्रपोज किया गया है कि एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज जो है वो बनाया जाए, एक ऐसी कमिटी ऑफ ऑफिशियल्स हो
जिसको हेड करें कैबिनेट सेक्रेटरी टू प्रिपेयर फॉर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज। ठीक है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज के लिए प्रिपेयर करने के लिए एक इस तरीके की कमेटी जो है वो बनाई जाए और पीस टाइम्स में प्रिपेयर्डनेस को मॉनिटर किया जाए। मतलब जिस समय पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज है उसके लिए प्रिपेयर करें, और जिस समय पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है तो उस समय मॉनिटरिंग करें। ठीक है, कि मतलब किस तरीके से जो प्रिपेयर्डनेस है, मतलब जो हमारी तैयारी चल रही है, हम उसको भी तो मॉनिटर करेंगे ना कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है ना। तो उसकी बात की गई है। अब इसमें लिखा है कि इट विल गाइड ऑन गवर्नेंस, फाइनेंस, R&D, सर्विलांस, पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशंस एंड अदर नेसेसरी फंक्शंस दैट कैन बी रैम्ड अप फॉर इमीडिएट रिस्पॉन्स इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। ठीक है, तो इसमें ये जो कमेटी होगी ये इन सब चीज़ों को लेकर क्या करेगी, गाइडेंस प्रोवाइड करेगी, सो दैट कि अगर कभी इमीडिएट रिस्पॉन्स की ज़रूरत हो तो इनमें से जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो उसको बढ़ाया जा सके, उसको रैंप अप किया जा सके। साथ ही साथ ये जो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज है ये डेवलप करेगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर पेंडेमिक्स, कि पेंडेमिक के दौरान कोई भी अगर चीज़ है या कोई भी अगर आपको प्रोसीजर फॉलो करना है तो कैसे किया जाएगा। ठीक है, उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को ये डेवलप करेंगे पेंडेमिक्स के लिए। और साथ ही साथ सब कमिटीज़ बनाएंगे, मतलब उस एक कमेटी के अंदर और कमिटीज़ बनाएंगे फॉर अफोर मेंशन्ड फंक्शंस। जो भी और फंक्शंस ऊपर दिए गए हैं, बताए गए हैं, उसके हिसाब से मतलब उनकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए और कमिटीज़ भी बनाई जा सकती हैं। इसके बाद सर्विलांस को स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। द रिपोर्ट मेड सेवरल रिकमेंडेशंस फॉर स्ट्रेंथनिंग द डिजीज सर्विलांस नेटवर्क। ठीक है, डिजीज सर्विलांस का मतलब है कि जब कोई डिजीज़ है तो उसके ऊपर नज़र रखना। ठीक है, तो उस सर्विलांस नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने के लिए भी कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। इसमें यह कहा गया है कि several epidemics and pandemics including COVID-19 in the past 50 years were caused by viruses linked to various bat species। ठीक है, बैट मतलब चमगादड़, कई सारी चमगादड़ों की प्रजातियों की वजह से इस तरीके के जो एपिडेमिक्स या पेंडेमिक्स हुए हैं, ठीक है, वो वहाँ से हुए हैं, जो बैट की स्पीशीज से वायरसेस आए हैं वहाँ से। तो इसीलिए कांस्टेंट मॉनिटरिंग ह्यूमन बैट इंटरफेसेस वॉज क्रूशियल। तो इसीलिए ह्यूमन और बैट के बीच का जो इंटरफेस है, ठीक है, मतलब उनके बीच का जो इंटरेक्शन है उसकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग जो है वो ज़रूरी है। द रिपोर्ट प्रपोज्ड द क्रिएशन ऑफ अ नेशनल बायोसिक्योरिटी एंड बायोसेफ्टी नेटवर्क इन्वॉल्विंग लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, बायोसेफ्टी कंटेनमेंट फैसिलिटीज़, जिसमें मतलब ऐसे लैब्स जो कि स्पेसिफिक सेफ्टी इक्विपमेंट, प्रैक्टिसेस और बिल्डिंग डिज़ाइन का यूज़ करते हैं टू प्रोटेक्ट पीपल एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम बायोलॉजिकल हजार्ड्स एंड जीनोम सीक्वेंसिंग सेंटर्स। तो ये चीज़ें बनाने की बात भी यहाँ पर की गई है कि नेशनल बायोसिक्योरिटी एंड बायोसेफ्टी नेटवर्क्स बनाया जाए, जिसमें जो लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वो शामिल हों। बायोसेफ्टी कंटेनमेंट फैसिलिटीज़, बायोसेफ्टी कंटेनमेंट फैसिलिटीज़ मतलब ऐसे लैब्स जो कोई स्पेसिफिक सेफ्टी इक्विपमेंट, प्रैक्टिसेस या बिल्डिंग डिज़ाइन का यूज़ करते हैं लोगों को और एनवायरनमेंट को बायोलॉजिकल हजार्ड से बचाने के लिए। ठीक है, और जीनोम सीक्वेंसिंग सेंटर्स बनाने की बात भी यहाँ पर की गई है। इसके बाद इस रिपोर्ट में ये भी रिकमेंड किया गया है कि इमरजेंसी वैक्सीन बैंक सेटअप किया जाए विच वुड सोर्स वैक्सीन्स फ्रॉम विद इन और आउटसाइड द कंट्री। एक इमरजेंसी वैक्सीन बैंक बनाया जाए जहाँ पर वैक्सीन को सोर्स किया जाएगा, मतलब वैक्सीन वहाँ पर लाई जाएंगी या तो देश के अंदर से ही या फिर देश के बाहर से। इसके बाद नेटवर्क फॉर अर्ली वार्निंग, इस रिपोर्ट में ये भी प्रपोज किया गया है बिल्डिंग एन एपिडेमियोलॉजी फोरकास्टिंग। एपिडेमियोलॉजी का मतलब वही होता है कि जैसे कोई बीमारी है तो उस बीमारी के बारे में डिटेल में जानना, ठीक है, कि बीमारी क्यों हुई है, किस वजह से हुई है ना, कैसे कैसे ये बीमारी फैल सकती है। तो दिस इज़ ऑल नोन एज एपिडेमियोलॉजी। इसको बेसिकली महामारी विज्ञान भी कहा जाता है। तो एपिडेमियोलॉजी, इसमें यह कहा गया है कि एक एपिडेमियोलॉजी फोरकास्टिंग और मॉडलिंग नेटवर्क बनाया जाए that can predict transmission dynamics of infectious diseases and monitor the effectiveness of countermeasures including vaccination in different scenarios। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि ट्रांसमिशन डायनामिक्स को, वेरियस इन्फेक्शियस डिजीजेज मतलब ऐसी जो संक्रामक बीमारियां हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, उनके ट्रांसमिशन को प्रेडिक्ट कर सकता है
और साथ ही साथ उन बीमारियों से लड़ने के लिए जो काउंटर मेजर्स हैं उनके इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करेगा। ठीक है, कि अगर जैसे कोई बीमारी हो रही है तो उसके खिलाफ आप क्या मेजर यूज़ करेंगे, अब वो मेजर कितना इफेक्टिव है। ठीक है, कि आप ये दवाई देंगे या ये वैक्सीन देंगे तो वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, उस चीज़ को मॉनिटर करना। ठीक है, जैसे कि इंक्लूडिंग वैक्सीनेशन इन डिफरेंट सिनारियोज, यानी कि अलग अलग सिनारियोज में अलग अलग हालातों में। इसके बाद लिखा है कि द नेटवर्क ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च ऑन प्रायोरिटी पैथोजेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। इसमें यह भी कहा गया है कि नेटवर्क ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च ऑन प्रायोरिटी पैथोजेंस, जो प्रायोरिटी पैथोजेंस है उन पर रिसर्च करने के लिए एक सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का नेटवर्क होना ये भी ज़रूरी है। डायग्नोस्टिक्स, थेराप्यूटिक्स एंड वैक्सीन्स फॉर सच प्रायोरिटी पैथोजेंस आइडेंटिफाइड फ्रॉम द लिस्ट मेंटेन्ड बाय द WHO कैन बी डेवलप्ड इन एडवांस। ठीक है, तो इन प्रायोरिटी पैथोजेंस को लेकर, मतलब पैथोजेंस का मतलब है जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो। ठीक है, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की वजह से जो बीमारी हो रही है तो उसके लिए डायग्नोसिस कैसे होगा। डायग्नोसिस का मतलब है कि बीमारी का पता लगाना। थेरेप्यूटिक्स का मतलब हो गया इलाज। ठीक है, वैक्सीन मतलब फ्यूचर में होने से प्रिवेंशन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या कर सकते हैं कि किसी भी प्रायोरिटी पैथोजेंस के लिए डायग्नोस्टिक, थेरेप्यूटिक्स और वैक्सीन को पहले से आप डेवलप कर सकते हैं, मतलब पहले से इन चीज़ों की आप एक लिस्ट बना के रख सकते हैं। और ये प्रायोरिटी पैथोजेंस जो हैं, जो WHO एक लिस्ट मेंटेन करती है उसमें इनको आइडेंटिफाई किया गया है। इसके बाद बात की गई है इंडिपेंडेंट ड्रग रेगुलेटर की, कि इंडिया को एक वेल डेवलप्ड क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क चाहिए जिसको इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ एक्सेप्ट करें, ताकि जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सेस तेज़ी से हो सके। ठीक है, इन केस ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज या उसको टैकल करने के लिए जो भी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं उसकी स्पीडी एक्सेस हो सके। मतलब जैसे मान लो पेंडेमिक हुआ, ठीक है, कोविड का एग्जांपल ले लो, चलो जैसे कोविड हुआ तो एकदम से भारत में क्या हुआ कि कोई वैक्सीन बनी, लेकिन अब उस वैक्सीन का जो ट्रायल है या जो उसका अप्रूवल है वो इंडिया में बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये है आपका सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये सरकार के अंतर्गत है। अगर ये इंडिपेंडेंट होगा तो ये तेज़ी से काम कर सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज CDSCO, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इम्पोर्ट, सेल, मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। इसको इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है और इसके पास कुछ स्पेशल पावर जो है वो होनी चाहिए। अभी बेसिकली ये जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, उसके अंडर में है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर की गई है कि एक वेल डेवलप्ड क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन या कोई भी दवाई जब डेवलप होती है तो उसको मार्केट में ऐसे ही लॉन्च नहीं किया जाता, पहले उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज ट्रायल, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, उसके बाद उसको फाइनली जो है वो अप्रूवल मिलता है। तो एक क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क जो है, एक वेल डेवलप्ड क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क जिसको इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ एक्सेप्ट करें, वो होना चाहिए। और जो यहाँ पर एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंपोर्ट, सेल, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसके पास स्पेशल पावर जो है वो होनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर तो सारे के सारे अभी रिकमेंडेशंस हैं, दीज ऑल आर रिकमेंडेशंस, है ना। लेकिन क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसको लेकर एक्ट कब बनेगा नहीं बनेगा, अभी क्या होगा अब कह नहीं सकते। लेकिन अगर आपको ये रिपोर्ट समझ में आई तो इसके दो फायदे हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है, ठीक है, कि एज पर द नीति आयोग रिपोर्ट ऑन द प्रिपेयर्डनेस फॉर द नेक्स्ट पेंडेमिक और द फ्यूचर पेंडेमिक्स, द रिकमेंडेशंस आर, ये आपको कुछ स्टेटमेंट दिए दिए गए और उसमें से कहा गया कि जो ये नीति आयोग की रिपोर्ट थी उसके हिसाब से क्या क्या रिकमेंडेशंस थे। ठीक है, क्या क्या थे या क्या क्या नहीं थे, तो वो आप बता सकते हैं अगर आपको समझ में आया। और दूसरी बात ये है कि अगर इस रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस के आधार पर, इसके बेस पर अगर आने वाले समय में कोई एक्ट बनता है, ठीक है, या कोई भी और बदलाव या कोई भी और चेंजेस होते हैं, तो वो आप जल्दी समझ सकते हैं क्योंकि हमने ये चीज़ को देख लिया है। ठीक है, आप पूरी की पूरी रिपोर्ट पढ़ने आप जाएँ तो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जो यहाँ पर मेन बातें हैं, जो मुख्य बातें हैं, वो हम लोगों ने देख ली, विच एवर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, जितना आप लोगों के लिए ज़रूरी है उतना यहाँ पर दिया गया है और उतना
काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा आपको पूरा का पूरा रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इस आर्टिकल को आप लोग साइंस एंड टेक में ले सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे तो खैर पॉलिसीज़ में भी जा सकता है, बट साइंस एंड टेक में भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद आगे बात करें, हाउ इंडियाज टेम्पल्स आर रन। भारत में जो मंदिर हैं वो मंदिर कैसे चलते हैं। ठीक है, मतलब उन मंदिरों का जो आप कह सकते हैं मैनेजमेंट है वो कैसे होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि एज द सुप्रीम कोर्ट हेयर petitions seeking a court monitored probe into the alleged adulteration of the ghee in Lord Venkateshwara's Laddu Prasadam, Hindu organizations have revived their demand to free temples from the government control। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस तरीके की याचिकाएं सुन रहा है जिसमें ये कहा गया है कि जो अभी ये तिरुपति मंदिर में जो वहाँ का प्रसाद होता है लॉर्ड वेंकटेश्वरा का जो लड्डू का प्रसाद मिलता है, उसमें वहाँ की जो अभी की प्रेजेंट सरकार है ना, टीडीपी की जो सरकार है, उन्होंने पिछली सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया है कि जो उन लड्डुओं को बनाने के लिए जो घी का इस्तेमाल होता था उसमें एनिमल फैट मिला हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई हैं कि इस मामले की जांच हो और एक कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो। ठीक है, कि मतलब कोर्ट की निगरानी में जांच हो। तो ये सब चीज़ें जब चल रही हैं तो उसी समय पर कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अपनी जो पुरानी मांग है, जो पुरानी डिमांड है कि टेम्पल्स को गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री किया जाए, सरकार के नियंत्रण से मंदिरों को अलग किया जाए, वो डिमांड को, उस मांग को फिर से उन्होंने उठाना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो विश्व हिंदू परिषद वीएचपी है उसने एक नेशन वाइड कैंपेन, एक राष्ट्रव्यापी इस तरीके के अपने एक कैंपेन का जिक्र किया है, अनाउंस किया है। और आंध्र प्रदेश के ही जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं पवन कल्याण, उन्होंने भी एक सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की बात की है कि मंदिरों से जुड़े हुए जो भी इश्यूज़ हैं उसको देखने के लिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि रिलीजियस प्लेसेस जो हैं वो भारत में किस तरीके से रन की जाती हैं। तो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस जो हैं वो अपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करते हैं थ्रू बोर्ड्स और ट्रस्ट रन बाय द कम्युनिटी। मतलब उनकी जो खुद की कम्युनिटी है उसके द्वारा ही बोर्ड्स और ट्रस्ट बनाए जाते हैं, मतलब उनको रन किया जाता है। और जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उसके थ्रू वो उनको खुद मैनेज करते हैं, दैट इज़ मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। इसके बाद कई सारे हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप की अगर हम बात करें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप का मतलब वही हो गया जैसे हिंदुओं के लिए कहें तो टेम्पल हो गया, सिख के लिए तो कहें तो गुरुद्वारा हो गया, है ना। जैन के लिए भी आई थिंक जैन भी क्या होता है, जैन मंदिर ही होता है। बुद्धिस्ट के लिए जैसे जो मोनेस्ट्रीज वगैरह हैं वो हो गई। तो इन सब के केसेस में गवर्नमेंट जो है उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। ठीक है, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के केसेस में नहीं है, बट हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, इनके केस में सरकार का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। हिंदू टेम्पल्स फॉर्म द मेजोरिटी ऑफ अराउंड 30 लाख प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन इंडिया। भारत में जो 30 लाख प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, उसमें से हिंदू टेम्पल्स यानी कि हिंदुओं के मंदिर जो हैं वो सबसे ज़्यादा है, वो मेजोरिटी में है। ठीक है, अब इसके बाद ये लिखा है कि जो तमिलनाडु के मंदिर हैं इनको मैनेज किया जाता है वहाँ के राज्य का जो एक हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स डिपार्टमेंट है उसके द्वारा। आंध्र प्रदेश की जो सरकार है वो कंट्रोल और अपॉइंट करती है द हेड ऑफ तिरुमाला तिरुपति देवास्थानम्स विच रन्स द तिरुपति टेम्पल। जो तिरुपति मंदिर को चलाते हैं उनका जो बेसिकली एक तिरुमाला तिरुपति देवास्थानम का जो हेड है उसको अपॉइंट कौन करता है, आंध्र प्रदेश की सरकार। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है स्टेट्स क्या करती है, जो इन बड़े बड़े मंदिरों में जो ऑफरिंग्स, चढ़ावा, जो डोनेशन वगैरह आता है उससे जो भी इनकम होती है उसका इस्तेमाल जो सरकारें हैं वो किस लिए करती हैं, वो करती हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपकीप ऑफ दोज एंड स्मॉलर टेम्पल्स, यानी कि उन मंदिरों के और बाकी जो छोटे मंदिर हैं उनके रखरखाव के लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वहाँ का जो भी स्टाफ है उसकी सैलरी वगैरह देने के लिए, है ना। क्योंकि बड़े बड़े मंदिरों में जैसे जो स्टाफ वगैरह होता है उनको सैलरी भी दी जाती है, तो वो सब काम उस पैसे से होता है। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ ऐसी वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो
हो सकता है या नहीं भी हो सकता है कनेक्टेड टू द टेम्पल हो, मे और मे नॉट बी कनेक्टेड टू द टेम्पल। जैसे कि कोई हॉस्पिटल चलाने के लिए, ऑर्फनेजेस जो अनाथालय होते हैं उनको चलाने के लिए, या स्कूल और कॉलेजेस जो सेक्युलर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उनको चलाने के लिए भी उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। अब कई सारे ऐसे राज्य हैं जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन्होंने ऐसे कानून बनाए हुए हैं, ठीक है, इन राज्यों ने अपने ऐसे कानून बनाए हुए हैं जिससे यहाँ की सरकारों को ये पावर मिलती है कि वो टेम्पल्स को, वहाँ का जो भी इनकम हो रही है उसको और एक्सपेंडिचर को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो राज्यों ने ये, इन इतने राज्यों ने, मतलब कई सारे राज्यों ने जो है वो इस तरीके के लॉज बनाए हुए हैं। अब जो पहले स्टेट हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर का, उसने भी एक एक्ट बनाया हुआ था, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन एक्ट ऑफ 1988। ठीक है, ये बेसिकली जो श्री माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है कटरा में, जम्मू में, उसको मैनेज करने के लिए ये स्पेसिफिकली बनाया गया था। अब राज्यों को ये पावर कहाँ से मिलती है, वो इस तरीके का लॉज बना सकते हैं, वो पावर कहाँ से आती है अगर उसकी हम बात करें, तो स्टेट्स को जो पावर मिलती है इस तरीके का लॉ बनाने की, वो हमारे संविधान का जो आर्टिकल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, दैट इज़ आर्टिकल 25 क्लॉज 2, वहाँ से ये पावर मिलती है। ठीक है, उसके अंतर्गत ये लिखा है कि अंडर विच अ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज रेगुलेटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी which may be associated with religious practice and providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus। ठीक है, तो मतलब आर्टिकल 25 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राज्य सरकारों को ये पावर देता है कि वो इस तरीके के कानून बना सकते हैं और इस तरीके की चीज़ें भी कर सकते हैं। ठीक है, कि लॉज किस लिए बनाना है, रेगुलेटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी विच मे बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस, कि रिलीजियस प्रैक्टिस से जुड़ी हुई कोई भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या सेक्युलर एक्टिविटी को वो रेगुलेट या रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म कर सकते हैं, और जितने भी हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं पब्लिक कैरेक्टर के, पब्लिक नेचर के, उनको हिंदूज़ के सभी क्लासेस और सेक्शंस के लिए वो ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके की बातें यहाँ पर दी गई हैं। अब यहाँ पर यह लिखा है कि रिलीजियस एंडाउमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये लिस्ट 3 में है। हमारे 7 शेड्यूल का जो लिस्ट है ये आप लोग याद रखिएगा। 7th शेड्यूल जो है जिसमें बेसिकली 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। उन लिस्ट का ये मतलब है कि किस लिस्ट के सब्जेक्ट्स को लेकर कौन लॉज बना सकता है ना। अगर यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं तो उनको लेकर जो लॉज बनाने की एक्सक्लूसिव पावर है वो सेंटर के पास है, यानी कि पार्लियामेंट के पास है ना। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को लेकर लॉज बनाने की एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है, किसके पास है, स्टेट के लेजिस्लेचर के पास, यानी कि राज्यों की विधानसभाओं के पास। ठीक, और वहीं अगर कंकरेंट लिस्ट की हम बात करें जिसको समवर्ती सूची कहा जाता है, तो उसमें रिलीजियस एंडाउमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस उस लिस्ट में आते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट्स कंकरेंट लिस्ट में दिए गए हैं तो उसको लेकर लॉज बनाने की जो पावर है वो केंद्र के पास भी है और स्टेट्स के पास भी है। ठीक है, लेकिन अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो उस केस में सेंटर का जो लॉ है वो प्रिवेल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि जिसमें विच मीन्स दैट बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन लेजिस्लेट ऑन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, समझ गए बात। अब इसके बाद आगे क्या लिखा है देखो कि हाउ डिड हिंदू टेम्पल्स कम अंडर दी गवर्नमेंट कंट्रोल। अब यहाँ पर थोड़ा सा इतिहास दिया हुआ है कि हिंदू टेम्पल्स जो हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में कैसे आ गए। तो हिस्टोरिकल एविडेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंटल टेम्पल्स डेट्स बैक टू द मौर्यन पीरियड, यानी कि जो हमारे देश में हिंदू टेम्पल्स बने हुए हैं और खासकर बहुत बड़े बड़े, है ना, बहुत बड़े बड़े या बहुत आप कह सकते हैं जो भव्य मंदिर बने हुए हैं, उनकी शुरुआत होती है मौर्य काल के समय से, आज के समय से नहीं। ठीक है, 321 से लेकर 185 ईसा पूर्व BC की बात हो रही है, वहाँ से ये मंदिरों का बनना शुरू हुआ है। अब थ्रू आउट द इंडियन हिस्ट्री किंग्स एंड नोबल्स हैव डोनेटेड लैंड्स एंड रिचेस टू द टेम्पल विच इमर्ज्ड एज द सेंटर ऑफ कल्चर एंड इकोनॉमी। ठीक है, पूरे के पूरे अगर आप भारत का इतिहास उठा के देखेंगे, खासकर अगर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से अलग अलग राजा,
अलग अलग जो नोबल्स हैं उन्होंने मंदिरों के लिए ज़मीनें, पैसे वगैरह, है ना, वो हमेशा जो है वो दान की हैं। और ये जो मंदिर वगैरह हैं फिर ये आगे जाके सेंटर ऑफ कल्चर, सेंटर ऑफ इकोनॉमी जो है वो बन जाते हैं। द लार्जर टेम्पल्स ऑफन प्रमोटेड एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन एंड वर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ड्राइवर्स। जो बहुत बड़े मंदिर हैं उन्होंने एग्रीकल्चर को, इरीगेशन को, है ना, कृषि को, सिंचाई को, इसको भी बढ़ावा दिया है और ये इकोनॉमिक ड्राइवर्स बने हैं। मतलब यहाँ से इकोनॉमी जो है वो ड्राइव हो रही है। अब मेडिवल पीरियड की बात करें तो कई सारे ऐसे इन्वेडर्स आते हैं, कई सारे ऐसे आक्रमणकारी आते हैं जिन्होंने इन मंदिरों के ऊपर बहुत अटैक किया। ठीक है, इन मंदिरों के ऊपर आक्रमण किया और भारत के जो बहुत मतलब पैसे वाले मंदिर थे, ठीक है, जो वेल्दी टेम्पल्स थे, उनको पिलेज किया। पिलेज करने का मतलब होता है लूटा, रॉबरी करी। ठीक है, अब कॉलोनियल रूलर्स सॉट टू कंट्रोल देम। अब जब कॉलोनीज का रूल आया, है ना, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो उन्होंने ये सोचा कि इन मंदिरों का जो है वो कंट्रोल किया जाए। और 1810 से लेकर 1817 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस तरीके के कुछ लॉज बनाए बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में, जिसके तहत उनको ये पावर मिली कि वो टेम्पल्स के एडमिनिस्ट्रेशन में दखल दे सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं, परपोर्टेडली टू प्रिवेंट द मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ देयर इनकम एंड एंडाउटमेंट्स। और क्यों एडमिनिस्ट्रेशन में टेम्पल्स की क्यों दखल दे सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं? ताकि ऐसा लगे कि वहाँ की जो इनकम या एंडाउमेंट्स है, एंडाउमेंट्स मतलब होता है कि जैसे मंदिर के लिए कुछ दान किसी ने दिया हो, ठीक है, चाहे वो ज़मीन हो चाहे वो पैसा हो, तो वहाँ की जो इनकम या एंडाउमेंट्स है उसके मिस अप्रोप्रिएशन उसका ना हो रहा हो, उसका दुरुपयोग ना हो रहा हो। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने ये एक्ट यहाँ पर बनाए। इसके बाद 1863 1863 में ब्रिटिश ने रिलीजियस एंडाउमेंट्स एक्ट एक एक्ट बनाया, जिससे कंट्रोल ऑफ टेम्पल्स जो है वो इस एक्ट के अंतर्गत बनाई गई कमिटीज़ के पास चला गया। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत कुछ कमिटीज़ बनाई गई और मंदिरों का कंट्रोल जो है वो उस कमेटी को मिल गया, उन कमिटीज़ को जो इस एक्ट के अंतर्गत बनाई गई, दैट इज रिलीजियस एंडाउमेंट्स एक्ट ऑफ 1863। However, the government retained considerable influence through judicial jurisdiction, the extension of the Civil Procedure Code and Official Trustees Act to the temples, and the Charitable and Religious Trustees Act of 1920। तो मतलब इन सब एक्ट्स के थ्रू गवर्नमेंट के पास जो है वो कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस रहा, मतलब सरकार का भी उसमें रोल रहा। इसके बाद 1925 में मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट जो है वो एम्पावर करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कि वो मैटर्स ऑफ एंडाउमेंट्स को लेजिस्लेट कर सकें। एंड ओवर द ईयर्स इसमें हुआ क्या कि कई सारी जो बहुत ज़्यादा पावर थी, ठीक है, ओवरसाइट टू अ बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स, बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स को बहुत ज़्यादा ओवरसाइट की पावर मिल गई और जिसके तहत उन्होंने बेसिकली मंदिर का मैनेजमेंट भी अपने अंतर्गत ले लिया। फिर इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद 1925 का एक्ट जो है वो कई सारे राज्यों के लिए एक ब्लूप्रिंट बन जाता है कि वो अपने अपने राज्यों में एक्ट बनाए कि किस तरीके से मंदिरों को एडमिनिस्टर करना है। तो ऐसा पहला एक्ट बनता है मद्रास में, दैट वाज मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट, जिसको स्टेट ऑफ मद्रास ने 1951 में पास किया। और फिर विच पेव्ड द वे फॉर द सुपरविजन ऑफ टेम्पल्स बाय द HRNCE डिपार्टमेंट। ठीक है, ये जो HRNCE डिपार्टमेंट था जिसका हमने यहाँ पर शुरुआत में जिक्र किया, दैट इज़ हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट जो है वो मंदिरों का सुपरविजन इस एक्ट के बनने के बाद करने लगा। ठीक है, इसके बाद इसमें था एंड प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और इसमें यह भी कहा गया कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का अपॉइंटमेंट भी इसमें होगा। ठीक, इसके बाद आगे लिखा है अराउंड द सेम टाइम, इसी समय पर लगभग इसी तरीके के कुछ लॉ जो हैं वो बिहार में बने। फिर मद्रास का लॉ जो है वो कोर्ट में स्ट्रक डाउन हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद 1959 में उन्होंने कुछ बदलाव या मॉडिफिकेशंस करके वापस से एक नया एक्ट बना लिया। आज की डेट में कई सारे जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं वो इस तरीके के ही लीगल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए। और ये आर्ग्यू किया गया है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट ऑल कास्ट आर अलाउड एंट्री इनटू हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप। अब इसमें बेसिकली ये आर्ग्यू किया जाता है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसलिए ज़रूरी है ताकि ये इंश्योर या सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कास्ट को हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप में जो है वो एंट्री मिल सके। अब इसके बाद ये मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से, सरकारी नियंत्रण से
अलग करने की जो डिमांड है ये कितनी पुरानी है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ऐसा ये कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 1959 से आरएसएस ने जो है वो पहला रेजोल्यूशन पास किया है ना। फिर उसके बाद आरएसएस के ही कुछ जो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस तरीके की मांग करते रहे हैं। कुछ सरकारों ने भी की है ना। वो आप सब देख लीजिएगा एक बार, वो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस इशू को लेकर जो लीगल पोजीशन है वो क्या है। देयर हैव बीन आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ फ्रीइंग टेम्पल्स फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल बट कोर्ट्स हैव बीन मोस्टली रिलक्टेंट टू इंटरफेयर। ठीक है, अब मतलब कई सारे इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से अलग किया जाए, लेकिन कोर्ट्स जो हैं वो उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर इसमें नहीं किया है। 1954 का एक शिरूर मठ का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दैट अ लॉ दैट टेक्स अवे द राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिलीजियस डिनोमिनेशन एंड वेस्ट इट इन अनदर अथॉरिटी वुड बी वायलेटिव ऑफ द राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 26D। कि अगर ऐसा किया गया कि कोई ऐसा कानून बनाया गया कि जिससे किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार है वो उससे छीन के वो किसी दूसरी अथॉरिटी को अगर दिया जाता है, तो ये जो आर्टिकल 26D के अंतर्गत राइट गारंटीड है उसका वॉयलेशन होगा कि एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ शेल हैव द राइट टू एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ठीक है, इसका ये वॉयलेशन होगा। हाउएवर द स्टेट हैज़ अ जनरल राइट टू रेगुलेट द राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और एंडाउमेंट। लेकिन इसमें यह भी कहा गया कि स्टेट के पास ये जनरल राइट है कि वो राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और एंडाउमेंट के राइट को रेगुलेट कर सकता है। इसके बाद 1954 का एक और केस है, दैट इज रतिलाल पंचंद गांधी वर्सेस द स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इन मैटर्स ऑफ रिलीजन द राइट ऑफ मैनेजमेंट गिवन टू अ रिलीजियस बॉडी इज अ फंडामेंटल राइट दैट नो लॉ कैन टेक अवे। ठीक है, कि मैटर ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म के मामले में जो राइट ऑफ मैनेजमेंट किसी रिलीजियस बॉडी को दिया गया है, ठीक है, जो राइट ऑफ मैनेजमेंट किसी भी रिलीजियस बॉडी को दिया गया है वो एक फंडामेंटल राइट है और उसको छीना नहीं जा सकता। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको रेगुलेट स्टेट कर सकती है कुछ वैलिड लॉज के थ्रू। इसके बाद एक और केस है 1996 1996 का, दैट इज पन्नालाल बंसीलाल पित्ती वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ दैट अबॉलिश द हेरिडिटरी राइट ओवर चेयरमैनशिप ऑफ अ ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रिंग अ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और एंडाउमेंट एंड ऑल्सो रिजेक्टेड द कंटेंशन दैट द लॉ मस्ट यूनिफॉर्मली अप्लाई टू ऑल रिलीजन्स। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ that abolish the hereditary right over chairmanship of a trust administration of a Hindu religious institution or endowment, कि जो ट्रस्ट है, ठीक है, जो किसी भी हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या एंडाउमेंट को एडमिनिस्टर कर रही है उसके चेयरमैनशिप को लेकर जो हेरिडिटरी राइट है कि मतलब एक बार कोई चेयरमैन बना फिर उसकी हेरिडिटरी के हिसाब से ही वो चेयरमैन बनेगा उस ट्रस्ट का, तो उस अधिकार को, उस लॉ को इन्होंने एबॉलिश किया। और साथ ही साथ ये भी रिजेक्ट किया द कंटेंशन दैट द लॉ मस्ट यूनिफॉर्मली अप्लाई टू ऑल रिलीजन्स। ठीक है, इस कंटेंशन को भी कि ये लॉ जो है वो सभी रिलीजियंस के ऊपर, सभी धर्मों के ऊपर यूनिफॉर्मली अप्लाई हो, उस बात को भी रिजेक्ट किया। इसके बाद 2022 में एक लॉयर हैं अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन लगाई कि मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से अलग किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर यह कहा कि अंडर द प्रेजेंट अरेंजमेंट temples have catered to a larger needs of society and not only their temple, and reversing this would turn the clock back to days when all these temples, these centers of religion had become places of wealth। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि आज के समय में जो मंदिर हैं वो सोसाइटी की बहुत बड़ी ज़रूरतों को या कई सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मंदिर का मतलब एक पूजा का स्थान है, ठीक है। और अगर हम इसको फैसले को पलटते हैं तो इससे होगा क्या कि हम वापस ऐसे समय पे पहुंच जाएंगे। एक मिनट रुकिएगा।
ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि इसमें यही कहा गया है कि आज के समय में जो मंदिर हैं वो सिर्फ मतलब एक प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है। ठीक है, वो लार्जर नीड ऑफ द सोसाइटी को भी कैटर कर रहे हैं। और अगर हम इन चीज़ों को बदलते हैं तो इसका मतलब फिर ये हो जाएगा कि ये जो मंदिर हैं ये सेंटर्स ऑफ रिलीजन सिर्फ प्लेसेस ऑफ वेल्थ बन के रह जाएंगे। तो ऐसा यहाँ पर कोर्ट ने कहा, और उसके बाद ये जो अश्विनी उपाध्याय थे इन्होंने अपनी पिटीशन को वापस ले लिया। ठीक है, समझ गए बात। अब ये जो तिरुपति वाला केस हुआ है ना, अभी ये लड्डू वाला जो इंसिडेंस हुआ है, उसके बाद ये इशू या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस का ये फ़ायदा है कि वो, अब जैसे आपने देखा होगा कि ये जो लड्डू वाला इशू है ये लगभग आई थिंक पिछले 15 दिन से तो शायद चल ही रहा है, या उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया होगा। बट वो लड्डू किससे बना है, कौन से घी से बना है, ठीक है, या उसको लेकर कौन क्या आरोप लगा रहा है, या पिछली सरकार ने कैसे अपने को डिफेंड करने की कोशिश की है, वो सब चीज़ें आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है वो इस तरीके की चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कंटेक्स्ट कहीं से आया, और उसके बाद फिर उस कंटेक्स्ट से लेकर कुछ चीज़ें रिलेटेड है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है ना, तो आई होप आप बात समझ पाए। तो इसीलिए मेरे को इंडियन एक्सप्रेस और ख़ासकर इसका जो एक्सप्लेन्ड वाले पेजेस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगते हैं, और इसीलिए इनको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम लोग डेली कवर करते हैं। जैसे कल हम लोगों ने सेशन नहीं लिया तो उसके पीछे रीज़न ये था कि कल एज सच कोई भी आर्टिकल नहीं था। आप कल का एक्सप्लेन पेज उठा के देखिएगा तो यू विल योर सेल्फ अंडरस्टैंड कि ऐसा कोई आर्टिकल वहाँ पर नहीं है ना। चलिए, तो आगे बढ़ें, अगले आर्टिकल पर चलते हैं। अगला आर्टिकल कहता है, आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें। ये कह रहा है कि नियर बाय रिवर कंट्रीब्यूट्स टू द राइज ऑफ माउंट एवरेस्ट। एक नई स्टडी में ये बात सामने आई है कि माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट बताई जा रही है 8849 मीटर, ये पिछले लगभग 89,000 ईयर्स में 10 से 15 मीटर जो है वो हाई हुआ है, मतलब इसकी हाइट बढ़ी है। बिकॉज अ नियर बाय रिवर इज इरोडिंग रॉक एंड सॉइल एट इट्स बेस हेल्पिंग पुश इट अपवर्ड्स। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ के समझ में नहीं आएगा, आगे समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ये एक नियर बाई रिवर है जो इसके बेस से, ठीक है, माउंट एवरेस्ट का जो बेस है वहाँ पर रॉक और सॉइल का इरोजन हो रहा है, और उसकी वजह से ये ऊपर को उठ रही है, ऊपर को उठ रही है माउंट एवरेस्ट। अब कैसे उठ रहा है यही समझने की बात है। अब यहाँ पर लिखा है द लॉस ऑफ लैंड मास इन द अरुण रिवर। अब ये जो रिवर है, जिस रिवर बेसिन की हम बात कर रहे हैं, दैट इज अरुण रिवर। तो अरुण रिवर बेसिन का जो लैंड मास है, जो रॉक और सॉइल है, वो लॉस हो रहा है। और ये रिवर का जो बेसिन है वो नेपाल और तिब्बत में फैला हुआ है, और ये माउंट एवरेस्ट से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसी की वजह से जो वर्ल्ड की टॉलेस्ट पीक है वो हर साल 2 मिलीमीटर राइज कर रही है। 2 मिलीमीटर हर साल का राइज हो रहा है। ठीक है, 2 मिलीमीटर हर साल का राइज मतलब आप समझ सकते हैं कि 5 साल में 1 सेंटीमीटर का राइज हो जाएगा। ठीक है, तो 20 साल में, 5 साल में अगर 1 सेंटीमीटर का राइज हो रहा है तो 500 साल में आप कह सकते हैं कि 1 मीटर राइज हो जाएगा वो, है ना। तो इस तरीके से चलेगा। अब इसके बाद आगे लिखा है कि एवरेस्ट और बाकी जो हिमालयाज़ हैं वो आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि स्लोली वो राइज कर ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी इंडियन प्लेट है, ठीक है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इंडियन प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट हैं, वो आपस में टकराई हैं। वो तो आपको पता है, वो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि पहले इंडिया जो है वो एक बहुत अलग हुआ करता था, इट वॉज कनेक्टेड टू ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद इंडिया धीमे धीमे जो है वो नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुआ है इंडियन प्लेट का। उसके बाद वो यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई है। वहाँ पर पहले एक टेथिस सी हुआ करता था, है ना। फिर वो दोनों प्लेट टकराई, फिर उसके बाद वहाँ पर अपलिफ्टमेंट होना शुरू हुआ। तो ये जो टकराव है, जो कोलिजन है, ये तो हो ही रहा है, मतलब ये तो अभी भी चल ही रहा है। ठीक है, इसीलिए आपको ये भी पता है कि जो हिमालयाज़ का रीजन है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन इन इंडिया। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर अर्थक्वेक प्रोन जोन भी सबसे ज़्यादा है वो। ठीक है, वो इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर इस तरीके के प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है ना। द चेंज इन अरुण सी नेटवर्क, अरुण रिवर नेटवर्क इज़ अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द माउंटेन्स कंटिन्यूड राइज। ठीक है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो इंडियन और यूरेशियन प्लेट है, इनकी वजह से भी माउंट एवरेस्ट हो या बाकी जो हिमालयाज़ है पूरा का पूरा वो राइज कर रहा है।
लेकिन उसके साथ साथ ये जो अरुण रिवर का जो नेटवर्क है, इसमें जो बदलाव हो रहे हैं, इसमें जो इरोजन वगैरह हो रहा है, इसकी वजह से भी माउंटेन का राइज लगातार हो रहा है। अब ये कैसे है वो अभी आगे समझेंगे। तो उसको लेकर यहाँ पर इन्होंने एक आप कह सकते हैं एक प्रोसेस है, दैट इज आइसोस्टैटिक रिबाउंड। ठीक है, इसकी वजह से ये हो रहा है। देखो, एवरेस्ट हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग एन एडिशनल बूस्ट टू इट्स हाइट ड्यू टू अ जियोलॉजिकल प्रोसेस जिसको कहा जाता है आइसोस्टैटिक रिबाउंड। अब इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द राइज ऑफ अ लैंड मासेस ऑन द अर्थ क्रस्ट व्हेन द वेट ऑफ द सराउंडिंग व्हेन द वेट ऑफ द सरफेस डिमिनिशेस द क्रस्ट, that is the earth's outermost layer, essentially floats atop a mantle of hot and semi liquid rock। ठीक है, सबसे पहली बात आपको ये पता है कि जो क्रस्ट है ना, अर्थ बेसिकली 3 लेयर में बना हुआ है। अगर मैं बेसिक बात करूँ, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो क्रस्ट है, जो अर्थ की सबसे बाहर की लेयर है, वो मेंटल के ऊपर फ्लोट करती है। और मेंटल हमें पता है कि सेमी लिक्विड, हॉट और सेमी लिक्विड रॉक है, इट इज़ नॉट सॉलिड। ठीक है, जैसे क्रस्ट तो आप कह सकते हैं सॉलिड है, बट जो आपका मेंटल है वो सॉलिड नहीं है, वो सेमी सॉलिड है या सेमी लिक्विड आप कह सकते हैं, वट। ठीक है, हॉट सेमी लिक्विड रॉक है, तो उसके ऊपर ये फ्लोट करती है। अब इसमें यह लिखा है कि जो ये आइसोस्टैटिक रिबाउंड की प्रोसेस है, इसमें होता क्या है कि जो अर्थ की क्रस्ट के ऊपर जो लैंड मासेस हैं वो राइज करते हैं जब सरफेस के ऊपर वजन कम हो जाता है। अब देखना कैसे है ये आगे, अभी इसको एक बड़े ईजी एनालॉजी से समझाया गया है। अब एवरेस्ट के केस में और जो नेबरिंग माउंटेन्स हैं उनके केस में जो सरफेस वेट है वो रिड्यूस होना शुरू हुआ जब अरुण रिवर मर्ज हुई कोसी रिवर के साथ, लगभग आज से 89,000 ईयर्स पहले। अब इनकी वजह से क्या हुआ कि एक इरोजन होना शुरू हुआ। ठीक है, इरोजन तेजी से होना शुरू हुआ, दैट कैरिड ऑफ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रॉक्स एंड सॉइल रिड्यूसिंग द वेट ऑफ द रीजन नियर द एवरेस्ट। ठीक है, ये दोनों रिवर का मर्जर हुआ। मर्जर होने के बाद ह्यूज इरोजन बढ़ा, और इरोजन बढ़ने के बाद जो अमाउंट ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स हैं, इरोजन में क्या होता है कि अगर वो रॉक्स एंड सॉइल्स है तो वो वॉश अवे हो गए, तो उसकी वजह से उस रीजन के आसपास जो वेट है ना, वो सरफेस के ऊपर या क्रस्ट का जो वेट है वो कम हो गया। ठीक है, तो उस वजह से ये राइज कर रहा है। अब देखो, जैसे यहाँ पर अब बड़ी एक अच्छी एनालॉजी समझाइए, उससे आप इस बात को समझेंगे कि व्हेन अ हैवी लोड सच एज आइस or eroded rock is removed from the earth's crust, the land beneath slowly rises in response, much like a boat rising in water when cargo is unloaded। ठीक है, देखो यहाँ पर ये लिखा है कि जैसे कोई बोट है, ठीक, कोई बोट है, कोई नाव है, वो पानी के ऊपर चल रही है, उसके ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही आप उसके ऊपर से वो सामान हटाओगे या खुद सामान कम करोगे, तो आपने देखा होगा कि जो बोट पानी में तैर रही है या पानी में उसका कुछ एरिया जो है वो सबमर्ज्ड है, वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। होगा ऐसा, जैसे ही आप थोड़ा सा वेट कम करोगे, आप इस बात को आई थिंक समझ पा रहे होगे कि नीचे वाटर है, लिक्विड वाटर के ऊपर बोट चल रही है, बोट के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है। ठीक है, अब सामान रखा हुआ है, आप जितना ज़्यादा सामान रखोगे बोट उतना ज़्यादा पानी में अंदर जाती जाएगी। ठीक है, आपने जैसे ही बोट में से सामान कम किया तो बोट ऊपर आ जाएगी, पानी में थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी, उसकी जो डेप्थ है वो ऊपर आ जाएगी, राइज कर जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी बताया है कि जैसे ही क्या हो रहा है कि कोई हैवी लोड जैसे कि आइस या फिर इरोडेड रॉक अर्थ की क्रस्ट से रिमूव होता है, तो उसके नीचे की जो ज़मीन है, यानी कि जहाँ पर वो रॉक या वो आइस का पीस था, उसके नीचे की ज़मीन क्या करेगी, इन रिस्पॉन्स थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगी। क्योंकि इसको आप ऐसा समझिए कि जो अर्थ की क्रस्ट है, इट्स लाइक अ बोट। ठीक है, इट्स लाइक अ बोट, समझ गए। उसके नीचे जो अर्थ का जो मेंटल है, जो सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड है, जिसके ऊपर क्रस्ट फ्लोट कर रही है, इट्स लाइक अ वाटर, है ना। आप इसको बोट वाली एनालॉजी से कंपेयर कीजिए। मैं अगर इसको यहाँ पर लिखूँ आपके लिए, तो आप एनालॉजी को आई थिंक कंपेयर कर पाएंगे। मैंने क्या बताया, अर्थ की जो क्रस्ट है वो बोट है। ठीक, वो बोट है। इसके बाद जो आपके अर्थ का मेंटल है, क्योंकि क्रस्ट सॉलिड है, मेंटल सेमी लिक्विड है या सेमी सॉलिड है, तो ये आपका यहाँ का वाटर है। ठीक है, वाटर के ऊपर बोट फ्लोट कर रही है, उसी तरीके से मेंटल के ऊपर क्रस्ट फ्लोट कर रहा है। अब जैसे ही
यहाँ पर आपने कोई जो इरोडेड रॉक है, ठीक है, कोई भी इरोडेड रॉक है और इसका आप ले लीजिए कोई भी लोड से, ठीक है, कोई भी लोडेड मटेरियल जो बोट के ऊपर रखा हुआ है, जैसे ही आप उसको उठाओगे, ठीक है, थोड़ा सा वजन कम करोगे तो बोट वाटर में थोड़ा सा ऊपर राइज करेगी। उसी तरीके से जैसे ही इरोडेड रॉक क्रस्ट में से हटेगा, कम होगा, तो क्रस्ट मेंटल में थोड़ा सा राइज करेगी। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है और इसी वजह से जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट भी बढ़ गई है। ठीक समझ गए आप बात को। अब द मेन गॉर्ज, अब जो ये मर्ज्ड रिवर है, अरुण रिवर और कोसी रिवर का जो मेन गॉर्ज है वो लगभग माउंट एवरेस्ट के 45 किलोमीटर ईस्ट में लाई करता है। ठीक है, यहाँ तक भी बात समझ गए। बड़ी एनालॉजी को ध्यान रखोगे ना अगर आप तो चीज़ को समझ जाओगे कि कैसे ऐसा हो रहा है। अब रिसर्चर्स जिन्होंने न्यूमेरिकल मॉडल्स का यूज़ किया है ये रिवर सिस्टम की इवोल्यूशन को सिमुलेट करने के लिए, इन्होंने ये एस्टिमेट किया है कि आइसोस्टैटिक रिबाउंड की वजह से माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है, मतलब जो टोटल उसकी हाइट बढ़ रही है, उसमें से 10% हाइट बढ़ने का कारण क्या है, ये आइसोस्टैटिक रिबाउंड। ठीक है, और एवरेस्ट के जो आसपास के और पीक है जैसे कि लोत्से वर्ल्ड का 4th हाईएस्ट पीक है और मकालू ये 5th हाईएस्ट पीक है, इनको भी इसी प्रोसेस की वजह से बूस्ट मिल रहा है। मतलब इसी प्रोसेस की वजह से ये भी, इनकी भी हाइट जो है वो राइज कर रही है। ठीक है, आई होप आप बात समझ गए। तो आइसोस्टैटिक रिबाउंड, यहाँ से जो टर्म इंपॉर्टेंट बनता है दैट इज आइसोस्टैटिक रिबाउंड। व्हाट इज आइसोस्टैटिक रिबाउंड? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आइसोस्टैटिक रिबाउंड का मतलब वही है कि अगर किसी सरफेस के ऊपर से लोड अगर कम हो रहा है, ठीक है, और वो सरफेस किसी लिक्विड के ऊपर फ्लोट कर रही है और सरफेस के ऊपर से जैसे ही वजन कम होगा तो सरफेस की हाइट जो है वो बढ़ जाएगी ऊपर को। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। ठीक है, समझ गए बात। चलो इसके बाद आगे देखेंगे 10 ईयर्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल, इसके क्या एम थे और की टारगेट्स को लेकर क्या स्टेटस है। तो स्वच्छ भारत मिशन वन ऑफ द फर्स्ट प्रोग्राम्स जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पद संभालने के बाद 2014 में अनाउंस किया था। 2 अक्टूबर यानी कि आज ही के दिन इसके 10 साल पूरे हो रहे हैं। जब इस कैंपेन को अनाउंस किया गया था दैट इज़ क्लीन इंडिया कैंपेन, तो उस समय प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि या क्लीन इंडिया वुड बी द बेस्ट ट्रिब्यूट इंडिया कुड पे टू महात्मा गांधी ऑन हिज 150th बर्थ एनिवर्सरी इन 2019, कि एक स्वच्छ भारत जो है वो महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जो जन्म जयंती होगी 2019 में, तो ये सबसे बढ़िया उनको एक श्रद्धांजलि होगी, एक ट्रिब्यूट होगी, ऐसा कहा गया था। अब ये मिशन जो है वो डिवाइड था SBM यानी कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में विलेजेस के लिए और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन फॉर सिटीज़। ठीक है, तो जो ग्रामीण वाला था उसको एग्जीक्यूट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा और जो शहर वाला था उसको एग्जीक्यूट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। अब SBM का जो फोकस एरिया था वो क्या था, इंडिविजुअल टॉयलेट्स बनाना, है ना, कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाना, साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और इस तरीके के कैंपेन्स चलाना, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना, ताकि लोगों का जो बिहेवियरल है उसमें कुछ बदलाव लाया जा सके। अब स्वच्छ भारत मिशन की अगर हम टारगेट की बात करें तो प्रधानमंत्री ने यह अनाउंस किया था कि स्वच्छ भारत का जो मेन गोल है वो है भारत को ओपन डिफिकेशन फ्री बनाना 2 अक्टूबर 2019 यानी कि 5 साल के अंतर्गत। ओपन डिफिकेशन फ्री का मतलब है कि खुले में शौच से मुक्त करना। ठीक है, इसके लिए करोड़ों हाउस होल्ड और कम्युनिटी टॉयलेट जो है वो बनाए गए। ODF की डेफिनेशन जो इस मिशन के अंतर्गत दी गई है वो ये है कि कोई भी सिटी या वार्ड इसको नोटिफाई या डिक्लेयर किया जा सकता है एज एन ODF दैट इज ओपन डिफिकेशन फ्री सिटी या ODF वार्ड, कि अगर इफ एट एनी पॉइंट ऑफ द डे नॉट अ सिंगल पर्सन इज फाउंड डिफिकेटिंग इन द ओपन, कि अगर दिन के किसी भी समय में या पूरे दिन के दौरान अगर एक भी व्यक्ति खुले में डिफिकेट करता हुआ या खुले में शौच करता हुआ नहीं पाया जाता है तो उस शहर को या उस वार्ड को ODF डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, अब द एम वॉज टू इक्विप ऑल हाउस होल्ड्स विद इंडिविजुअल टॉयलेट्स। ठीक है, एम ये था कि सभी घरों में जो है वो इंडिविजुअल टॉयलेट्स होंगे। कम्युनिटीज़ को ये इंश्योर किया जाएगा कि वहाँ पर क्लस्टर टॉयलेट्स होंगे और स्कूल्स और आंगनवाड़ी टॉयलेट्स में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो होंगे।
सॉलिड वेस्ट इंक्लूड्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि किचन वेस्ट, प्लास्टिक, मेटल्स एक्सेट्रा। और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या था? वेस्ट वाटर दैट इज़ नो लॉन्गर फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ऐसे वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है। इन सबको अचीव करने के लिए सरकार का जो असिस्टेंस है वो 10,000 रुपये प्रति टॉयलेट से, जो पहले स्कीम हुआ करती थी यूपीए सरकार के अंतर्गत, दैट इज़ निर्मल भारत अभियान, उसके अंतर्गत बढ़ा के इसको स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12,000 रुपये किया गया। और जब इस मिशन के 5 साल पूरे हुए 2021 में, तो सरकार ने एक और मिशन लॉन्च किया, दैट इज़ SBM 2.0, स्वच्छ भारत मिशन 2.0। और इसमें फोकस ये था कि गार्बेज फ्री सिटीज़ की शहरों में जो गार्बेज है, जो कूड़ा है, कूड़ा मुक्त शहर बनाए जाएंगे। फीकल स्लज भी यहाँ पर नहीं होगा, प्लास्टिक वेस्ट। और ग्रे वाटर मैनेजमेंट की बात भी की गई। ग्रे वाटर का मतलब होता है ऐसा वेस्ट वाटर विच इज़ अदर देन द टॉयलेट वेस्ट। ठीक है, जो टॉयलेट वेस्ट का वाटर होता है उसके अलावा जो पानी है, जो गंदा पानी है ना, किसी भी तरीके की साफ़ सफाई किएगा, वो होता है ग्रे वाटर। अब इसमें क्या क्या अचीवमेंट्स अभी तक हुए हैं, तो इसमें 10 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट जो हैं वो बन चुके हैं। और 6 लाख गांवों को ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित किया गया है 2 अक्टूबर 2019 को, यानी कि आज से 5 साल पहले ही। अर्बन इंडिया की अगर हम बात करें तो एक्सेप्ट फॉर सिटीज़ इन वेस्ट बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल के कुछ शहरों को छोड़ के इनको दिसंबर 2019 में ODF डिक्लेयर किया गया था हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। 66 लाख इंडिविजुअल टॉयलेट जो है वो कंस्ट्रक्ट किए गए, टारगेट था 59 लाख का, ज़्यादा बना दिए गए। सेंटर ने ये भी कहा कि इसने लगभग 57,469.22 करोड़ रुपए स्टेट्स और यूटीज़ को दिए हैं SBM ग्रामीण के लिए 2014-15 और 18-19 के बीच में। हालांकि जो SBM यू यानी कि SBM अर्बन का मिशन था, अर्बन का जो बजट था वो 62,000 करोड़ था। इसके बाद 5.54 लाख यानी कि 5.5 लाख के आसपास विलेजेस और 4,000 के आसपास शहरों को जो है वो ODF प्लस डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, अब ये ODF प्लस क्या होता है? ये बेसिकली SBM ग्रामीण और SBM अर्बन के अंतर्गत 2021 से किया गया है। तो ODF प्लस का मतलब ये होता है कि शहर ODF तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की भी व्यवस्था है। ठीक है, एक तो ODF हो गया ओपन डिफिकेशन फ्री की, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है वो दिन में कभी भी खुले में शौच करता हुआ नहीं पाया जाता, तो वो ODF है, ओपन डिफिकेशन फ्री। उसके साथ साथ अगर वहाँ पर उस शहर में या उस गांव में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की भी व्यवस्था है, तो उसके भी अरेंजमेंट्स है, तो उसको कहा जाता है ODF प्लस। अब SBM ग्रामीण 2.0 को लेकर कैबिनेट ने 1.4 लाख करोड़ 2020-21 से लेकर 2024-25 तक के लिए क्लियर किया, जिसमें से 52,000 या 52,500 करोड़ के आसपास ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन डिपार्टमेंट से मिला है। इसके बाद SBM अर्बन 2.0 इसके लिए 2021 में 1.41 लाख करोड़ एलोकेट किया गया। इसके बाद सभी 2400 जो लेगेसी लैंडफिल्स थे शहरों में, लैंडफिल्स मतलब जहाँ पर कूड़ा शहरों का इकट्ठा होता है, ठीक है, इनको कहा गया था कि ये 2024-25-26 तक क्लियर करने हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 30% टारगेट जो है वो अचीव हुआ है। ठीक है, एरिया के हिसाब से कितना एरिया जो क्लियर करना था, सिर्फ 30% टारगेट पूरा हुआ है। और 41% ऑफ द वेस्ट रेमेडिएशन गोल हैज़ बीन मेट। कूड़े के हिसाब से 41% कूड़ा कम हुआ है, लेकिन ज़मीन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से सिर्फ 30% टारगेट जो है वो पूरा हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का जो डैशबोर्ड है वो ये दिखाता है कि 97% ऑफ द म्यूनसिपल वार्ड जो है वहाँ पर वेस्ट का डोर टू डोर कलेक्शन है, और 90% ऐसे हैं जहाँ पर सोर्स में ही 100% सेग्रीगेशन हो रहा है वेस्ट का। ठीक है, वो गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, है ना, जैविक अजैविक कूड़ा, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उस तरीके का सेग्रीगेशन हो रहा है। अब इस मिशन के अगर इम्पैक्ट की बात करें तो 2018 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये एस्टिमेट किया कि 3 लाख डेथ ड्यू टू डायरिया एंड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वुड बी अवर्टेड ड्यू टू दिस स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फ्रॉम 2014 टू अक्टूबर 2019। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा कि लगभग स्वच्छ भारत ग्रामीण की वजह से अक्टूबर 2014 से लेकर 2019 के बीच में लगभग 3 लाख डेथ डायरिया और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से वो डेथ्स जो हैं वो नहीं हुई हैं। इसके बाद यहाँ पर ये कहा गया कि अनसेफ सैनिटेशन, ठीक है, अनसेफ सैनिटेशन की वजह से
लगभग 199 मिलियन केसेस डायरिया के आए हैं स्वच्छ भारत मिशन के शुरू होने से पहले। ठीक है, इसमें ग्रेजुअली कमी आ रही है और अगर सेफ सैनिटेशन फैसिलिटीज़ का यूज़ किया जाता है तो ये ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद एक रीसेंट स्टडी अभी आई थी जिसमें ये पाया गया था कि रिडक्शन इन इन्फेंट डेथ्स एंड सब स्वच्छ भारत मिशन और जो इन्फेंट डेथ्स है, ठीक है, उनके बीच के एक लिंक की बात की गई थी। अब ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है नेचर में, नेचर जो जर्नल है उसमें सितंबर 2 को। उसमें यह कहा गया है कि द मिशन में हैव लेड टू 60,000 to 70,000 फ्यूअर इन्फेंट डेथ्स एनुअली फ्रॉम 2014 टू 2020, कि 2014 से लेकर 2020 के बीच में लगभग 60,000 से 70,000 जो इन्फेंट्स हैं, जो नवजात हैं, उनकी डेथ्स इस वजह से रुक गई है, मतलब नहीं हुई है। स्टडी में ये भी पाया गया है कि देयर हैड बीन अ डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी। 2003 से लेकर 2020 के 20 के बीच में ही इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है उसमें गिरावट आई है, लेकिन ये डिक्रीज़ जो है वो 2015 के बाद ज़्यादा हुआ है। इसके बाद 2011 की जनगणना के हिसाब से ये कहा गया है कि 53% घर, ठीक है, चाहे वो रूरल और अर्बन में हो, वहाँ पर किसी भी तरीके की लेटरिन्स जो हैं वो नहीं हैं। ठीक है, अब ये नंबर कितना ज़्यादा चेंज हुआ है ये तो 2021 का जब सेंसस होगा या जब उसका डेटा आएगा, ऑलरेडी हम लोग 3 साल 4 साल के आसपास लेट हैं। अब जब ये डेटा आएगा तो देन वी विल कम टू नो, ठीक है, कि इसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है। तो आई होप आप बात समझ गए। अब ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हुए हैं, तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो लास्ट आर्टिकल जो मैंने बताया, सेंटर रिकंस्टिट्यूट्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अहेड ऑफ द आरबीआई रेट रिव्यू। अब यहाँ पर केंद्र सरकार ने कल के दिन यानी ट्यूसडे के दिन जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको रिकंस्टिट्यूट किया है और मॉनेटरी पॉलिसी की रिव्यू होने वाला है 7 से 9 अक्टूबर के बीच में। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर 3 एक्सटर्नल मेंबर्स को जो है वो एमपीसी में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में अपॉइंट किया है। और ये 3 व्यक्ति कौन है, इनका नाम आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। दैट इज़ राम सिंह, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसके बाद दूसरे हैं सौगत भट्टाचार्य, ये एक इकोनॉमिस्ट हैं, एक अर्थशास्त्री हैं। और तीसरे व्यक्ति जो हैं जिनको अपॉइंट किया गया है, ही इज़ नागेश कुमार, दैट इज़ डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज़ इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इन 3 लोगों को जो है यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। अब ये जो तीनों एक्सटर्नल मेंबर्स हैं इनको 4 साल के लिए अपॉइंट किया गया है और बाकी जो एमपीसी के मेंबर्स होते हैं, टोटल में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई से संबंधित होते हैं, 3 एक्सटर्नल होते हैं। तो एक्सटर्नल का तो मैंने बता दिया, और बाकी जो 3 मेंबर्स हैं वो आरबीआई से होते हैं। उनमें एक तो आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, हु इज़ इन चार्ज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। एक ऐसे ऑफिसर होते हैं आरबीआई को जिसको सेंट्रल बोर्ड अपॉइंट करता है, और एक होते हैं आरबीआई के गवर्नर जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी इन तीनों लोगों को जो अपॉइंट किया गया है इनकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताई गई है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि एमपीसी जो है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो क्या करती है कि बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को फिक्स करती है, ठीक है, या फिर जो बेस रेट या रेफरेंस रेट है जिसके आधार पर बाकी रेट्स जो हैं वो सेट होते हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना ये मुख्य उद्देश्य है। प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एक ज़रूरी प्रीकंडीशन है। मई 2016 में आरबीआई के एक्ट को अमेंड किया गया था टू प्रोवाइड अ लेजिस्लेटिव मैंडेट टू द सेंट्रल बैंक टू ऑपरेट द कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है, ये एक्ट को जब अमेंड किया गया तो उसके बाद ही ये काम देश के सेंट्रल बैंक को दिया गया कि वो मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क जो है उसको लेकर ऑपरेट करे। अब ये फ्रेमवर्क आरबीआई की वेबसाइट के अनुसार इसमें क्या काम है, एम्स एट सेटिंग द पॉलिसी दैट इज़ रेपो रेट बेस्ड ऑन एन असेसमेंट ऑफ द करंट एंड इवॉल्विंग माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन। जो करंट और इवॉल्विंग माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके असेसमेंट के आधार पर ये रेपो रेट को सेट करते हैं। एंड मॉड्यूलेशन ऑफ लिक्विडिटी कंडीशंस टू एंकर मनी मार्केट रेट एट और अराउंड दी रेपो रेट। ठीक है, और लिक्विडिटी कंडीशंस को मॉड्यूलेट करते हैं ताकि जो मार्केट रेट्स हैं वो रेपो रेट के आसपास ही रहें। अंडर द सेक्शन 45ZB ऑफ द अमेंडेड आरबीआई एक्ट 1934 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है कि वो एक 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाएगी। ठीक है, इन पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स को डिटरमाइन करने के लिए
है ना, और क्योंकि इन्फ्लेशन टारगेट को भी अचीव करना है। और इस तरीके की पहली जो एमपीसी है वो 2016 में बनी थी, ठीक है, 29 सितंबर 2016 को। अब सेक्शन 45 भी जो है आरबीआई एक्ट 1934 का, वो ये कहता है कि एमपीसी में आरबीआई के गवर्नर होंगे जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है। इसके बाद डिप्यूटी गवर्नर इन चार्ज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी होंगे, एक ऑफिसर होंगे आरबीआई के ही जिनको सेंट्रल बोर्ड अपॉइंट करेगा, और 3 पर्सन जो एक्सटर्नल पर्सन हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या आप कह सकते हैं कि जो कंपोजिशन है मॉनेटरी पॉलिसी की, वो 45 सेक्शन ऑफ दी आरबीआई एक्ट 1934 में दी गई है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी ऑफ अपॉइंटमेंट्स हैं, मतलब ये जो 3 पर्सनस हैं जो बाहर से लिए जा रहे हैं, ये ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनके पास एबिलिटी हो, इंटीग्रिटी हो और ऐसी नॉलेज या एक्सपीरियंस हो इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, बैंकिंग और फाइनेंस और मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ये बेसिकली इन लोगों की क्वालिफिकेशन दी गई है सेक्शन 45Z(C) में, कि जो एक्सटर्नल मेंबर्स हैं वो कौन हो सकते हैं। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग वगैरह करना आरबीआई का काम है ना। आरबीआई को सीपीआई जो होता है 2 से 6% के बीच में रखना होता है। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमने मुख्य बात करनी थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर, और नए जो पर्सन्स यहाँ पर तीनों शामिल किए गए हैं, दैट इज़ राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार। ये नाम आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे पहले जो 3 लोग थे दैट वाज आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिड़े। ये 3 लोग जो थे ये अब बाहर होंगे, क्योंकि ये 2020 में इनको जो है वो शामिल किया गया था। 5 अक्टूबर 2020 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ था और 4 अक्टूबर तक वो चलेगा, और उसके बाद ये नए लोग जो हैं वो शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप क्लियर है। चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, बट हम लोग सेशन को अब इतना ही रखते हैं। चलिए, तो जाने से पहले मैं आपको एक बार ये बता दूं कि आप में से जो भी लोग हमारे आईना सीरीज़ की मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ लेना चाहते हैं, उनके पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप मंथली लेना चाहते हैं तो एट लेस देन ₹2 पर डे में आपको ओनली एट 59 रुपीज़ में मिल जाती है। जून जुलाई अगस्त की इस तरीके से लॉन्च हो चुकी है, बाकी अपकमिंग मंथ्स की भी हम लोग करते रहेंगे। और अगर आप 16 महीने की लेना चाहते हैं तो ओनली अवेलेबल एट 680 रुपीज़। अगर आप 12 महीने की लेना चाहते हैं तो अवेलेबल एट 510, और 8 महीने की 345 में, और 4 महीने की 175 में। बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें, और वीडियोस अगर आपने किसी भी हमारे वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आपको वीडियोस यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं आप ऐप के थ्रू, और ऑफलाइन भी देख सकते हैं। इसके बाद हमारे जितने भी आईना सीरीज़ के फुल कोर्सेज हैं, अक्टूबर मंथ का कोर्स भी इसी तरीके से आ जाएगा, है ना। बाकी जो मंथली कोर्सेज हैं, 3 मंथ 6 मंथ के कोर्सेज, आप इनमें से किसी भी कोर्स में अगर एनरोल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सभी कोर्सेज़ की एक्सेस अगले साल के 30 सितंबर तक रहेगी। तो सारे कोर्सेज़ हमारे ऐप और वेबसाइट में आपको लिस्टेड मिल जाएंगे। और बाकी जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं, और आपको अगर किसी भी तरीके की कोई हेल्प होती है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। चलिए, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।